अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है मेरे दर्द को जो जुबां मिले। ये कहानी जज्बात, मोहब्बत और गलत फहमियों पर मबनी है। इस कहानी में मिशाल और जहांगीर का जिक्र है, एक शोख मिजाज लड़की, एक मगरूर और जिद्दी लड़का। क्या ये इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो पाएगी या फिर जिद, गलत फहमियाँ इनके रिश्ते को और ज़्यादा मुश्किल कर देंगी? तो जानने के लिए चलते हैं अब कहानी की जाने। रात भर बारिश बरसी थी। सुबह को बादल जैसे छुप से गए थे और दोपहर तक सूरज की किरणें हल्की होने से जमीन अभी भी हल्की हल्की गीली और फिसलन से भरपूर थी। उस वक्त 1 बज रहा था। इतवार का दिन था। विशाल हाथ में बिरयानी का बड़ा सा बर्तन पकड़े जल्दी जल्दी फरहीन के पोर्शन की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ फोन कान से लगा हुआ था। देखो फरहीन, अगर आज भी तूने कहा ना कि नमक कम है तो मैं प्लेट तेरे सर पर मारूंगी। वो बेध्यानी में निगाहें नीचे की तेजी से चल रही थी, तभी अचानक सामने से आते वजूद से वो जोर से टकराए। पूरा बर्तन सीधा सामने से आते जहांगीर आलम पर उलट गया। पूरी बिरयानी जो काफी गर्म थी जहांगीर की सफेद शर्ट पर बह गई। विशाल के हाथ से फोन गिर गया। अस्तगफिरुल्लाह। उससे साकित निगाहों से सामने देखा, जहां जहांगीर के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा चमका था। वो चंद सेकंड खामोश खड़ा अपनी बुरी तरह से खराब होती शर्ट को देख रहा था। तुम पागल हो? बलाखिर वो चिल्लाया। विशाल को भी गुस्सा आया। आप अंधे हैं क्या? सामने से ट्रक की तरह चले आ रहे हैं। उसे अपनी बिरयानी गिर जाने का बेहद अफसोस था। तुमने मेरी शर्ट का क्या हाल कर दिया? मुझे एक जगह अर्जेंट पहुंचना था और तुमने? जहांगीर ने नाकाबिले यकीन अंदाज में उसे देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, और आपने मेरी बिरयानी का जनाजा देखा है? वो भी चीखी तो जहांगीर के तन बदन में आग लग गई। तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हें? विशाल फौरन आगे बढ़ी। तमीज? पहले रास्ता देखकर चला करे जना। उसे जहांगीर की शर्ट पर चुपके से चावल झाड़। हाथ मत लगाओ मुझे। वो फौरन 2 कदम पीछे हटा। ओ प्लीज। ऐसे रिएक्ट कर रहे जिसमें ने तेजाब फेंक दिया हो। जहांगीर का पारा मजीद चढ़ गया। ये इटली से मंगवाई हुई शर्ट थी। 50 के सर्फ से इटली की शर्ट धुल जाएगी। विशाल तंजी अंदाज में कहकर हंसी। उस समय फरहीन बाहर आए। विशाल, तुम बिरयानी लाई? उसकी नजर दोनों पर पड़ी तो अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए और वो साकित रह गई। जहांगीर गुस्से से खड़ा था, जबकि उसकी पूरी सफेद शर्ट पीली और नारंगी हो गई थी और मिशाल हाथ बांधे उसे घूर रही थी। यह हल्ला, ये क्या हुआ? उसे बेख्तियार हंसी आई और अफसोस भी हुआ। गलती तुम्हारी दोस्त की है। जहांगीर ने गुस्से से सर झटका तो मिशाल ने फौरन से उंगली उठाई। और रेली, तुम्हारे भाई को लगता है कि जमीन इन्हीं की जागीर है। जहांगीर आगे बढ़ा। और तुम आंखों का इस्तेमाल ही करना भूल गई हो। कम अज कम लोगों पर चढ़ तो नहीं जाते। तुम सीधा मुझ पर बिरयानी फेंक चुकी हो। जानबूझकर नहीं फेंकी थी। विशाल ने दांत पीस कर गाँव पाव पटकती वहां से निकल गई। जहांगीर आलम उसे जाता देखकर गुस्से से सांस खींचता रह गया, जबकि फरहीन दीवार के साथ लगकर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भाई, आप वाकई बहुत डरावने लग रहे हैं। बिरयानी में लुत रहे हो। जहांगीर ने उसे पलट कर घूरा तो फरहीन की हंसी को ब्रेक लगे। इसे को यहाँ ना आया करे, जब भी आती है सर पे दर्द करवाती है। वो बुड़बुड़ाता हुआ अंदर लौट गया। फरहीन खुलकर हंस पड़ी और अंदर किचन की तरफ बढ़ गई। अब उसे जमीन पर बिखरे चावल भी तो साफ करने थे। अगले दिन बस स्टॉप पर खड़ी मिशाल बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जबकि फरहीन मजे से चिप्स खा रही थी। यार, आज भी बस बहुत लेट है। इसे खाते खाते तबसरा किया तो मिशाल ने झिंझला कर उसे घूरा। और तुम्हें हर मुश्किल वक्त में खाने की पड़ी होती है। फरहीन कुछ बोलने ही वाली थी कि एक स्याह गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। मिशाल ने चौंक कर देखा और चंद कदम पीछे हटी। ड्राइविंग सीट पर जहांगीर आलम था। सफेद शर्ट पर ब्लू जीन्स और संजीदा चेहरा और एक खास किस्म का रूप था। जहांगीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। फरहीन, बैठो, यूं नहीं छोड़ देता। मिशाल ने फौरन दूसरी तरफ मुड़ कर लिया। भाई, मिशाल भी है। फरहीन ने कहा ही था कि इससे पहले के सामने आकर वो रुकी। विशाल 1 सेकंड जाए के बगैर बस की तरफ बढ़ गई। फरहीन हैरान रह गई। अरे सुन तो। मगर मिशाल पलटी ही नहीं। जहांगीर ने एक नजर खिड़की से उसे देखा। वो जानबूझकर एक भी बार उसकी तरफ नहीं देख रही थी। फरहीन ने बेसाख्ता अपने होंठ दबाए। भाई, अपने खुद कभी सीधे मुंह बात की है उससे? जहांगीर ने बेनियाजी से स्ट्रिंग पर हाथ जमाए। मुझे फजूल बातें पसंद नहीं है। उधर बस में बैठते मिशाल ने खिड़की से बाहर देखा। जहांगीर की गाड़ी अब भी वही खड़ी थी। उसे और गुस्सा चढ़ गया। लिफ्ट देने से कौन सा पेट्रोल खत्म हो जाता? वो बुड़बुड़ाए। दे भी देता तो कौन सा मैं बैठ जाती। उसने मिस की नजर बाहर की। जहांगीर आलम भी अब उसे ही देख रहा था। विशाल फौरन से हट गई। अच्छी बात नहीं है,
अल्लाह की कसम। उसे जहांगीर का रवैया बहुत बुरा लगा था। आया बड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला। वो बुड़बुड़ाती हुई बस में यूनी की तरफ रवाना हो गई। भाई, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फरीन ने डरते डरते अपने भाई से कहा, मगर उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। क्लास खत्म होते ही विशाल ने किताबें बंद की और लंबी सांस ली और बैग कंधे पर डाल कर बाहर निकली तो अचानक एहसास हुआ कि फरीन आज पूरे लेक्चर में नजर ही नहीं आई। विशाल ने भुआ सुकेर कर इधर उधर देखा। ये लड़की गई कहाँ? मेरे सामने तो यूं नहीं आई थी अपने एटीट्यूड वाले भाई के साथ। उसे फौरन बैग से फोन निकाला और फरहीन को कॉल मिलाई, मगर फोन बंद था। कहाँ जा सकती है? अब उसे वाकई ही तशवीश हुई थी। वो तेजी से कॉरिडोर से गुजरी, लॉन में झांका और फिर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ी, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। कोने वाली टेबल पर फरहीन बैठी थी और उसके सामने सारिम मौजूद था। उन दोनों के दरमियान कॉफी के कप पड़े थे, जबकि फरहीन हंस हंस कर बातें कर रही थी। विशाल की आंखें हैरत से फैल गई। वो तेज कदमों से उसकी टेबल तक पहुंची। फरहीन, बात सुनो जरा। फरहीन, जो सारिम को देखने में मसरूफ थी, बुरी तरह से चौंकी। मिशाल मिशाल ने बाजू बांध कर सारिम को ऊपर से नीचे तक देखा। ऊंचा लंबा कर, ब्राउन शर्ट पर जीन्स की पैंट। वो फौरन कड़ी नजरों से उसे देखने लगी। ये कौन है? फरहीन ने घबरा कर सारिम को देखा। दोस्त है। मिशाल ने मशकूक अंदाज में आंखें सुकेरी। दोस्त है, कुछ और? फरहीन के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। यही समझ लो इंस्पेक्टर रानी। मिशाल ने हैरत से मुंह खोला। गुन्नी मीस थी? मुझे बताई भी नहीं। मिशाल ने उसे रजिस्टर मारा और सारिम हंस पड़ा। गुन्नी मीसनी, ये कौन सी जुबान है? उसने मिशाल से सवाल किया। मिशाल ने फौरन उंगली उठा। अब दरमियान में मत बोले प्लीज, मैं अभी अपनी दोस्त के लिए क्लास ले रही हूँ। फरहीन हंस पड़ी। अब पता चल गया ना मेरी माँ। मिशाल मशकूक अंदाज अपनाए कुर्सी खींचकर बैठ गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम और मोहब्बत। सारिम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वैसे मोहतरमा, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? जी हाँ, ये तो मुझसे नोट्स मांगते हुए भी शर्माती थी, अब क्या? अब कहा मोहब्बत जैसा रोग खुद को लगा लिया। फरहीन ने फौरन उसकी बाजू में चुटकी काटी। खामोश हो जा मेरी माँ। मगर मिशाल के हाथ फरहीन को तंग करने का बहाना लग चुका था। थोड़ी देर बाद तीनों बातें करते कैफेटेरिया से बाहर निकले। सारिम फरहीन के साथ आराम से चल रहा था, जबकि मिशाल मुसलसल से छेड़ती उनके पीछे चल रही थी। तो जना, कब से चल रहा है ये सब? बस कुछ महीनों से। मिशाल ने मुंह बसोड़ा। और मुझे आज पता चल रहा है। वाह बेवफा औरत। फरहीन शर्मिंदा सी हंसती। इस दौरान विशाल की नजर यूनिवर्सिटी गेट पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने जहांगीर आलम स्याह गाड़ी के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे उन दोनों को देख रहा था। वो उनकी तरफ देख रहा था। मिशाल के तो जैसे औसान खता हो गए, तेरी शामत आ गई। उसे फरहीन के कान में सरगोशी की। क्या? विशाल ने फौरन उसका बाजू पकड़ा। तेरा खड़ूस भाई खड़ा है सामने। फरहीन ने नजर उठाई तो वाकई जहांगीर को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उधर सारिम अभी बेखबर खड़ा था। अब जाए सारिम, प्लीज अभी जाए। क्यों? सारिम हैरान हुआ। बाद में बताती हूँ ना, प्लीज। रोहान से लहजे में कहकर उसने इशारे से उसे दूसरी तरफ जाने को कहा। सारिम उलझते हुए खामोशी से चला गया। मिशाल फौरन पीछे हट गई। मैं बस में जाऊंगी, तुम ही जाओ अपने फजूल भाई के साथ। फरहीन का दिल लड़सा। मिशाल प्लीज। नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। मिशाल ने साफ हरी झंडी दिखाई। फरहीन घबराहट में अकेली जहांगीर की तरफ बढ़ी। जहांगीर की नजरें अब भी सारिम के वजूद पर टिकी हुई थी। आप आगे भाई। उसे अपना लहजा नॉर्मल रखा और मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो जहांगीर ने सर्द निगाहों से देखा। वो लड़का कौन था? फरहीन का दिल धक से रह गया। कौन? उसकी सीटी गुम हो गई जिसके साथ तुम दोनों खड़ी थी। उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक ठंडी थी। फरहीन के हाथ ठंडे पड़ गए। वो जानती थी कि अगर सच बोला तो क़यामत आ जाएगी। वो मिशाल उसे जानती है, मैं नहीं, शायद उसका दोस्त था। चलने में मुकम्मल खामोशी छाई रही। जहांगीर की नजरें आहिस्ता आहिस्ता मिशाल की तरफ उठी, जो दूर खड़ी बस आने का इंतजार कर रही थी। जहांगीर। वो दोबारा फरहीन की तरफ मुतवजा हुआ। मिशाल का दोस्त? जी जी। फरहीन ने सरद से दोबारा दूसरा झूठ बोला। जहांगीर के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फरहीन ने नजरें चुला रही। शायद नया दोस्त होगा। मिशाल ने दूर से दोनों को देखा तो उसका दिल डूबा। ये अल्लाह, ये मुझे क्यों देख रहा है इसे? तभी जहांगीर चंद कदम आगे आया और उसने मिशाल को आवाज लगाई। वो चौंक गई। फरहीन ने बेबसी से उसे देखा। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता चलती करीब आई। जहांगीर की नजरें उस पर जम गई। वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? विशाल ने पहले फरहीन को देखा जो खौफजदा खड़ी थी, फिर जहांगीर को और अगले ही लम्हे से मामला समझ आ गया।
اس کی آنکھیں پھیلی. یہ کیا بکواس؟ فرین نے فوراً سے اس کا ہاتھ دبا دیا. اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا. میں کچھ پوچھ رہا ہوں. اس کی آواز میں سختی در آئی تھی. مشال کو شدید غصہ آیا. اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی مجرم ہو. تو اگر دوست بھی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جہانگیر کا چہرہ ایک دم سے سخت ہو گیا. یونیورسٹی پڑھنے آئی ہو یہ سب کرنے؟ ایکسکیوز می؟ مشال چلائی. آواز نیچے رکھو. جہانگیر نے انگلی اٹھا کر کہا تو مشال چھل بھن گئی. آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ فرین وہ فوراً سے بیچ میں آئے. پلیز لڑے مت. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو گور رہے تھے. مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں جو. مشال نے فوراً جہانگیر کی بات کاٹی. تو کس نے کہا پسند کرے مجھے؟ جہانگیر نے اپنی مٹھیاں بیچی. چند دمیں خاموشی چھائی رہی. مشال غصے سے پلٹے. اور ویسے بھی یہ میری زندگی ہے, میں جس سے چاہوں بات کر. یہ کہہ کر وہ تیزی سے بس کی طرف بڑھ کے جبکہ پیچھے جہانگیر عالم اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. اور پہلی بار اس کے ذہن میں مشال کے بارے میں ایک غلط تاثر بیٹھ چکا تھا. رات کافی ہو چکی تھی. جہانگیر عالم گھر پہنچا تو اس کا ذہن کافی الجھا ہوا تھا. ابھی وہ صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ ملازم قریب آیا. بڑی صاحب نے آپ کو کمرے میں بلایا. جہانگیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے والد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا. اندر پہنچتے ہی اسے معلوم ہوا کہ کمرے میں والد صاحب کے ساتھ اس کی پھپھو بیٹھی ہے. پھپھو یعنی مشال کی والدہ نائمہ بیگم. پہلے سے کئی زیادہ کمزور لگ رہی تھی اور کافی دنوں بعد ان کے پورشن میں وہ آئی تھی. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ پھپھو نے زبردستی مسکراہٹ سجائی. بس ٹھیک ہو بیٹا. جہانگیر ان کے پاس بیٹھ گیا. تبھی ان کے والد نے اپنا گلا کھنکارا. جہانگیر, ہم تم سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. وہ خاموشی سے ان کی طرف متوجہ ہوں. ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا. جہانگیر تو جیسے چند سیکنڈ سمجھ ہی نہ پایا. اس کا چہرہ ساکت ہو گیا. کیا؟ پھپھو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. بیٹا, میں اپنی زندگی میں مشال کو تمہارے ساتھ بسا ہوا دیکھنا چاہتی. مشال کا نام سنتے اس کی آنکھوں میں عجیب سختی ابھری. ابو, میں یہ شادی نہیں کر سکتا. وہ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے والد نے اگلی لمحے اس کی زبان تنگ کر دی. ڈاکٹر نے ان کی بیماری کی آخری سٹیج پر بتایا ہے. جہانگیر کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا. پھپھو نے فوراً نظریں چرائی. بس دعا کرو بیٹا. کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی. جہانگیر کے اندر موجود سارا غصہ اچانک کہیں دب گیا. اس نے پھپھو کو دیکھا جن کی آنکھوں میں صرف ایک خواہش تھی کہ وہ مشال کی شادی اپنی زندگی میں کر دینا چاہتی تھی. اس سے مٹھیاں بیچ لی. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو یہ عورت ٹوٹ جائے گی. جیسا آپ لوگ کو بہتر لگے. پھپھو کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی. سچ؟ جہانگیر نے بمشکل سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. صرف سختی اور سرد مہری تھی. اور کہیں بہت دور ایک عجیب سی نفرت تھی کیونکہ اس کے ذہن میں اس وقت صرف مشال کی آواز گونج رہی تھی. میری زندگی ہے, میں جس سے چاہوں بات کروں. اس نے خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر قدم رکھا. دروازہ بند ہوتی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. آنکھوں میں ناگواری صاف ابھر آئی. وہ دیوار کے ساتھ چند لمحے کھڑا رہا اور پھر سختی سے ہنس پڑا. کمال ہے, ایک ایسی لڑکی جس سے وہ بات تک نہیں کرنا پسند کرتا اب وہی اس کی بیوی بننے والی تھی. مشال بیڈ پر نیم دراز کمرے میں آرام کر رہی تھی. کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی. سامنے کھلی ڈائری پر آنسو کا ایک قطرہ گرا. پاگل آدمی, وہ دھیرے سے بڑبڑائی. پورا دن اس کے دماغ میں صرف جہانگیر کی سرد نگاہیں ہی گھومتی رہی. مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں. یہ جملہ بار بار اس کے دل میں چبھ رہا تھا. اس دوران دروازہ کھلا اور فرحین تیزی سے اندر آئی. مشال فوراً سنبھلی. ہاں کیا ہوا؟ فرحین بے چینی سے اس کے برابر میں آئی. سانی نے مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے. مشال چونکی. اس وقت کیوں؟ فرحین نے ہونٹ کاٹی. وہ ضد کر رہا ہے. مشال اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو. تو منع کر دو نا, دودھ پیتا بچہ تھوڑی نا وہ. فرحین کی آنکھوں میں آنسو چمکے. میں نے کہا تھا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں ملی تو سب ختم. اس کی آواز بھرا گئی. وہ مجھ سے ناراض ہے مشال. ارے پاگل, کوئی نارمل انسان ایسی دھمکیاں دیتا ہے؟ فرحین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. تم نہیں جانتی وہ بہت غصے میں تھا. مشال نے غور سے اسے دیکھا. کہاں بلایا؟ دوست کی کافی شاپ پر. اچھا, تم اکیلی جاؤ گی؟ مشال کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. فرحین خاموش ہوئی. فرحین, دماغ خراب ہے تمہارا. مشال بڑک اٹھی. فرحین نے معصومیت سے اسے دیکھا. تو تم چل لو نا. مشال فوراً سیدھی بیٹھی. میں ہرگز نہیں. ویسے تمہارا بھائی مجھے دیکھ کر ایسے گھورتا ہے جیسے میں انٹرنیشنل مجرم. فرحین ہلکا سا ہنسی. اسے سکون ملا تھا یہ سن کر کہ مشال اس کی غلط فہمی کے بارے میں کچھ نہیں چاہتی. ویسے بھائی کو پتہ چلے گا تب نا. مشال نے آنکھیں سکیڑی.
तुम दोनों के चक्कर में एक दिन मेरी जान जानी है। फरहीन फौरन उसके करीब आई। प्लीज यार, आखिरी बार, बस आज मेरे साथ चल लो, मुझे डर लग रहा है। विशाल झंझलाई थी। मुझे सारिम की शक्ल से ही मसला लगता है। फरहीन चौंकी। क्यों? पता नहीं, उससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती। फरहीन खामोश हो गई। विशाल ने चंद्रमुखी से देखा। ठीक है, चलूंगी। फरहीन का चेहरा खिल उठा। सच? हाँ, लेकिन अगर वहां कोई ड्रामा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगी। फरहीन हंस पड़ी। फौरन से उसे गले लगा लिया। थैंक यू। विशाल ने बेजारी से आंखें घुमाई। हाँ हाँ, ज्यादा जज्बाती मत हो। अब गलत मोहब्बत करके मेरे गले पड़ गए हैं। फरहीन हंसते हुए अलग हुई, मगर जैसे ही फरहीन अलग हुई उसकी नजर विशाल की नम आंखों पर गई। वो ठहर गई। तुम रो रही थी? यही तो। वो बोली। और फिर आंखें लाल क्यों है? विशाल ने फौरन तकिया उठाकर उसे मारा। क्योंकि तुम्हारी बकवास सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। और फरहीन हंसते हुए दोनों इससे लिपट गए। कॉफी शॉप के पिछले हिस्से में गैर मामूली हद तक खामोशी थी। विशाल दूर टेबल पर बैठी बार बार फरहीन की तरफ देख रही थी, जबकि सामने सारी मुसलसल कुछ कहे जा रहा था। शुरू में ये सब नॉर्मल लग रहा था, फिर अचानक विशाल ने देखा कि फरहीन का चेहरा उतरने लगा था। विशाल उसकी उनकी नजरें बचाकर उठ खड़ी हुई। सारिन प्लीज, आवाज आहिस्ता रखो। फरहीन घबरा रही थी। सारिन ने झिंझलाकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फरहीन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर सारिन की गिरफ्त मजबूत थी। हाथ छोड़ो मेरा। सारिन ने नफी में सह रहा है। पहले चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे खींचकर वहां बने एक रूम में ले गया। फरहीन की आंखों में खौफ आ गया। सारिन भी क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। फरहीन चिल्लाई थी। विशाल अब उनके पास पहुंची। उसे दरवाजे को पूरी कुव्वत लगाकर धक्का दिया। दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और विशाल ने आगे बढ़कर फरहीन को अपनी तरफ खींचा। सारिम अब बाकी आपे से बाहर हो चुका था। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसे भी यहाँ बुलाया? मैंने मना किया था ना। वो दोबारा फरहीन की तरफ बढ़ा और उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। फरहीन दर्द से सिसक उठी। विशाल की नजर फौरन पास रखी बारी गुलदान पर पड़ी। अगले लम्हे उसने गुलदान उठाकर सारिम के सर पर दे भरा। वो लड़खड़ाया। चंद सेकंड खाली नजरों से उन्हें देखता रहा, फिर जमीन पर गिर गया। फरहीन के मुंह से चीख निकली। यह हल्ला, ये मर तो नहीं क्या? दफा कर इसे, भाग यहाँ से। विशाल ने फरहीन का हाथ पकड़ा और दोनों तकरीबन दौड़ती हुई कॉफी शॉप से बाहर निकली। फरहीन बुरी तरह से कांप रही थी। विशाल, मुझे डर लग रहा है। विशाल ने गहरी सांस भरी। मुझे भी लग रहा है। मैंने पहली बार किसी के सर पर गुलदान मारा है। वो दोनों जल्दी से रिक्शा में बैठी। पूरा रास्ता फरहीन खामोश रही, जबकि विशाल बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। घर पहुंचते हुए जैसे फरहीन के कमरे में आई तो फरहीन फौरन से विशाल से लिपट कर पूट पूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। विशाल ने उसे गले से लगा लिया। चुप, अब खत्म हो गया सब। फरहीन ने रोते उसे देखा। वो पहले ऐसा नहीं था। विशाल थकी थकी सी मुस्कुराई। अब मेरी बात गौर से सुनो। फरहीन ने नम आंखों से उसे देखा। आज के बाद उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना, बिल्कुल सब खत्म। विशाल पहली बार सख्त अजब बोली। जो लड़का गुस्से में तुम्हारा हाथ मरोड़ सकता है ना, वो कल तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। फरहीन खामोशी से रोने लगी। विशाल ने उसका फोन उठाया। नंबर कहाँ है उसका? फरहीन ने हिचकिचाते हुए फोन अनलॉक किया। विशाल ने फौरन सारिन का नंबर ब्लॉक किया। फिर उसकी चैट, तस्वीर और वॉइस नोट सब डिलीट करने लगी। फरहीन बेबस नजरों से उसे देखती रही। विशाल। विशाल ने उसकी एक न सुनो। आज रो लो, मगर कल से सब खत्म, समझी मोहतरमा? फरहीन ने धीरे से सर हिलाया। अगर तुम साथ न होती ना तो आज पता नहीं क्या हो जाता। विशाल ने गहरी सांस ली और उसे मजबूती से गले लगा लिया, मगर उसके अपने हाथ भी अब तक हल्के हल्के कांप रहे थे। रात पर फरहीन डर के मारे ठीक से सो न सकी। कभी चौंक कर उठ पड़ती तो कभी रोते हुए विशाल का हाथ पकड़ लेती। विशाल वहीं उसके कमरे में उसके साथ दिलजुई के लिए ठहर गई थी। काफी देर बाद जाकर दोनों की आंख लगी। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आई तो विशाल ने आंखें मलते हुए उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, मैं तो अपनी पोर्शन जाना ही भूल गई। अम्मी परेशान होंगी। फरहीन अब भी सो रही थी। विशाल खामोशी से बेड से उतरी, बाल समेटे और आहिस्ता से कमरे से निकली। जैसे ही सीढ़ियां उतरकर हॉल में आई तो सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा था। अरे विशाल बेटा, कहाँ जा रही हो? विशाल फौरन रुक गई। जी वो अपने पोर्शन। ममानी मोहब्बत से उसके करीब है। पहले नाश्ता तो कर लो हमारे साथ। विशाल ने फौरन इनकार किया। नहीं ममानी, मैं घर जाकर कर लूंगी। क्यों? उन्होंने मसनूई खफकी से पूछा। बाद में तो तुमने पहले यही नाश्ता किया हो करना है ना? विशाल चंद सेकंड उन्हें देखती रही। जी। उसे उनका मतलब समझ ना आया था। इस वक्त उसके मामू भी अखबार हाथ में लिए
डाइनिंग पर टेबल पर आकर, आओ बेटा आओ, अब शर्माने की जरूरत नहीं है। विशाल अब बाकी उलझ गई, क्या मतलब है? ममानी हंस पड़ी, तुम्हारा और जहांगीर का रिश्ता तय हो गया है। एक लम्हे को विशाल को लगा कि इसने गलत सुना है, और 2 दिन बाद शादी है तुम दोनों की। उसके हाथ से मोबाइल तकरीबन छूटते छूटते बचा, चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। हाँ, हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी। विशाल साकित खड़ी थी, दिमाग जैसे सुन हो गया। जहांगीर आलम, वो खड़ूस मगरूर हर वक्त घोड़े वाला इंसान। उसकी सांस तेज चलने लगी। तसव्वुर में जहांगीर का सर चेहरा उभरा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। विशाल के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो मुझसे नफरत करता है। वो बेख्तियार बुड़बुड़ाए। वो मानी चौंकी। क्या कहा? विशाल फौरन खामोश हो गई। उसी लम्हे सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। विशाल का दिल जोर से धड़का। उसने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। चंदमों के लिए दोनों की नजरें मिली। विशाल की पहली बार विशाल को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था कि उसे संभलने का मौका ही न मिला। 2 दिन बाद वो सुर्ख जोड़े में बैठी निकाह के अल्फाज सुन रही थी। हाथ कांप रहे थे, दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। एक लम्हे को उसने नजरें उठाकर सामने बैठे जहांगीर को देखा। स्याह शेरवानी में वो हमेशा की तरह सख्त और स्पार्ट चेहरा लिए हुआ था। न चेहरे पर खुशी थी और ना ही कोई नरम तासुब। तभी मौलवी साहब की आवाज उठी। मिसाल बिनते अहमद, क्या आपको जहांगीर आलम वल्द आलिम हुसैन से ये निकाह कबूल है? कबूल है। विशाल ने चंद में अपनी अम्मी की तरफ देखा। वो उनकी बीमारी जान चुकी थी। आंखों से आंसू टपका, और इसी तरह से 3 बार उसने कबूल है कहकर ये रिश्ता कबूल किया। फिर उसे जहांगीर की भारी आवाज सुनाई दी। विशाल का दिल अजीब तरह से धड़का। निकाह मुकम्मल होते ही कमरे में मुबारकबाद का शोर गूंज उठा। मगर विशाल को लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक किसी अनजान मोड़ पर आ गई। रात काफी गुजर चुकी थी। उसे अब जहांगीर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। विशाल अब जहांगीर के कमरे में बैठी थी। बारी लहंगा बेड पर फैलाए, वो उसी की मुंतजिर थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर आहट पर चौंक जाती, मगर वक्त गुजरता गया और जहांगीर ना आया। विशाल ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। कितना एटीट्यूड है इस आदमी में। वो धीरे से बुड़बुड़ाई। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी कि उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ रहा था। आखिर थकन से हार कर बेड के एक कोने में लेट गई। आंखें बंद होते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में लेट गया। फिर रात की किसी पहर अचानक उसकी आंख खुली। कमरे की लाइट बंद थी और टेबल लैंप की मदम रोशनी फैली हुई थी। विशाल ने नीम घुनूदगी में इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर सोफे पर पड़ी। जहांगीर वहां सो रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी और एक बाजू आंखों पर रखा था। विशाल चंद में उसे खामोशी से देखती रही। उसका दिल धक से रह गया था। वो आहिस्ता से बेड से उतरी और सोफे के करीब आई। जहांगीर, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने हिचकिचाते हुए दोबारा उसे पुकारा, और जहांगीर ने आहिस्ता से बाजू उठाया और आंखें खोली। विशाल चंद लम्हे बोल ही न सकी। वो उससे पूछने की हिम्मत पैदा करने लगी, फिर धीरे से पूछ लिया, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? वो खामोशी से उसे देखता रहा। विशाल ने नजरें चुराई। बेड पर आ जाए ना। चंद सेकंड मुकम्मल खामोशी रही, फिर जहांगीर आहिस्ता से सोफे पर से उठ गया। तुम्हारे साथ मैं कभी बेड शेयर नहीं कर सकता। विशाल जैसे साकित रह गए। चंदा में वो बस उसे देखता रहा। जब शायद यकीन ना आया कि पहली रात जहांगीर आलम उसको ऐसा भी कुछ कह सकता है। उसकी हालत में कुछ अटका, आंसू का गोला फंसा। क्या मतलब? जहांगीर ने नजरें हटाई। जो सुना ही वही मतलब है। विशाल की आंखों में बेइख्तियार नमी उतर आई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। इतनी नफरत करते हो मुझसे? जहांगीर के चेहरे पर सख्ती नुमाई हो। मुझे ड्रामे पसंद नहीं विशाल। मैं ड्रामा कर रही हूँ? वो पहली बार टूट कर बिखर गई। आपने मुझसे शादी की। उसने से याद दिलाया। जहांगीर तल्खी से हंसा। मैंने? वो आहिस्ता से खड़ा हुआ। शादी मेरे ऊपर थोपी गई है। उसका हर लफ्ज जैसे सीधा विशाल के दिल पर लगा। एक बात हमेशा याद रखना। उसके करीब आकर रुका। मैं तुम जैसी लड़की पर कभी एतबार नहीं कर सकता। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम जैसी लड़की? जहांगीर ने सर्द नजरों से उसे देखा। तो फिर शादी क्यों की? जहांगीर ने नजरें फेर ली अपनी फूफो के लिए। ये जुमला आखिरी जर्ब था। विशाल ने होंठ बीच ली ताकि आंसू बाहर ना आ सके। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। फिक्र न करें, आपको कभी मजबूर नहीं करूंगी। जहांगीर खामोश रहा। विशाल पलटी और वापस बेड की तरफ चली गई। मगर उस रात पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अनचाही है, और अनचाहों की कोई जिंदगी नहीं होती। अगली सुबह नाश्ते के बाद विशाल बेड पर जहांगीर की सफेद शर्ट फैलाए
एहतियात से इस्त्री कर रही थी। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा भी रही थी, पता नहीं रोज इतनी सफेद शर्ट क्यों पहनते हैं, इंसान है या वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार। उसने अपने गम को छुपा लिया, दुनिया के सामने मुस्कुरा रही थी। उस वक्त दरवाजा खुला और जहांगीर अंदर आया और अगले लम्हे उसकी नजरें विशाल के हाथ में अपनी शर्ट पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा और शर्ट उसके हाथ से खींच लूं। मेरे किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। विशाल दंग रह गई। मैं तो सिर्फ उसे वजाहत देनी चाहिए, मैंने कहा ना जरूरत नहीं। उसका लहजा इतना सर्द था कि विशाल का दिल जल उठा। वाह, जैसे मैं शौक से अपनी नौकरानी बनी हूं ना। उसे दिल की बरास निकाली, आंखें नम हो गई। जहांगीर ने बिना जवाब दिए शर्ट उठाई और दूसरी तरफ चला गया। विशाल ने गुस्से से इस्त्री मेज पर पटक दी, फिर चेहरा हाथों में गिराए रो पड़ी। अगले दिन वो सुबह सवेरे कहीं निकल गया था और वो अपनी वालदा के पास उनके पोर्शन में चली आई। तुम खुश हो ना? उसकी वालदा ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। दिल के जख्म अब कहाँ उन्हें दिखाती, जो पहले ही अपनी जिंदगी से परेशान थी। बाबा तो थे नहीं और अब माँ भी। उसका दिल भर आया। रात होती अपनी वालदा के कहने पर वो अपने ससुराल चली आई, जहाँ रात के खाने पर सब बैठे थे। विशाल ने सलाम किया और खामोशी से जहांगीर के बराबर बैठकर उसकी प्लेट में सालन निकालने लगी। कितनी फक्र करती है ना तुम्हारी बीवी। ममानी मुस्कुराई तो जहांगीर ने फौरन प्लेट पीछे कर ली। मैं खुद दे सकता हूँ। विशाल का हाथ वहीं रुक गया। जी हाँ, ये तो दुनिया की सबसे खुद मुख्तार इंसान है। फरहीन के लुकमा देने पर सब हंस पड़े, मगर विशाल मुस्कुरा भी न सकी और बगैर खान खाए बहाना बनाकर कमरे में चली गई। आखिर मेरी गलती क्या है? उसे आने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही है। विशाल ने जहांगीर के कमरे में आने से पहले ही अपना बिस्तर जमीन पर लगा दिया था। उसे वाकई दुख होता था, मगर अब वो क्या कर सकते थे। हाय रे किस्मत, अपने आंसू अपने अंदर उतारे ही वो सो चुकी थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो जहांगीर जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और तब उसकी शर्ट का बटन टूट गया। वो झिंझलाकर दूसरी शर्ट ढूंढने लगा। उसके कपड़े अब इस्त्री नहीं थे। विशाल ने उसके कहने पर उसका काम करना छोड़ दिया था। वो जो बिस्तर से ये तमाशा देख रही थी, खामोशी से उठी और सुई धागा ले आई। इधर देख, 2 मिनट में लगा देती हूँ। जहांगीर ने उसकी कलाई थामकर बुरी तरह से झटक दी। रहने दो। विशाल का दिल दुख से भर गया। इतना भी क्या मचता। उसकी आवाज आंसू में डूब गई। मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। विशाल को जैसे आग लगी। उसे सुई धागा बेड पर फेंकते हुए उसकी तरफ देखा। आप खुद को समझते क्या है? जहांगीर ने सर्द नजरों से उसे देखा। बदनसीब। जानती हो क्यों? क्योंकि एक आवारा बदचलन लड़की मेरी जिंदगी में है। लेकिन अब क्या किया जाए, मेरा नसीब ही खराब है। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने अल्फाज पर पछताएंगे आप। मगर जहांगीर उसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया, उसके पूरे वजूद को तोड़कर। 2 दिन तक उनमें कोई बातचीत न हुई। तीसरे दिन उसने देखा कि वो बार बार अपनी कनपट्टी मसल रहा है। जहांगीर के सर में दर्द था, वो सोफे पर आंखें बंद किए बैठा था। विशाल खामोशी से दवा ले आई। ये ले ले। वो दिल के हाथों मजबूर थी। जहांगीर ने आंखें खोलकर उसे देखा। जरूरत नहीं है, तुम जिंदगी में अब आ गई हो ना, तो ये सर दर्द दवाई से भी कम नहीं होगा। विशाल उसकी कड़वे जवाब पर बस खामोशी से उसे देखेगी। वो हर बार उसके वजूद को दुत्कार कर उसे एक दो कोड़ी का कर देता था। उसी शाम लॉन में बारिश शुरू हुई। मुलाजिम कपड़े उतारना भूल गए। विशाल भाग कर कपड़े समेटने लगी, तभी उसने देखा कि जहांगीर की कीमती घड़ी भी वहीं मेज पर रखी है। वो फौरन उठाने लगी, मगर जहांगीर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। छोड़ो उसे, बहुत कीमती है। मगर तुम क्या जानो कीमती क्या होता है? तुम तो हर वक्त दूसरों को जो मुयस्सर होती। विशाल की आंखें आंसू से भर गई। शर्रा, वो चिल्लाई। उसका जब्त आखिर टूट गया। तो फिर जला दे अपनी चीजें। मुझे क्या? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान गंग रह गई। इसने गुस्से से कपड़े उसके सीने पर मारे और रोते हुए इधर चली गई। आज फरहीन ने विशाल के कमरे में कदम रखा था और बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी, जबकि विशाल खामोशी से ड्रेसिंग के सामने बैठी बाल बना रही थी। तभी अचानक फरहीन का फोन बजा। उसे अनजान नंबर से कॉल आई। उठाना मत, कहीं तुम्हारा वो गुलदान शहीद दोबारा जिंदा ना हो गया हो। फरहीन हंस दी, मगर फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ चंद में खामोशी रही, फिर एक मर्दाना आवाज उठी। फरहीन साहिबा। वो चौंकी। जी कौन? नाम जानकर क्या करेंगी? फरहीन ने अचंभे से फोन को देखा। देखिए, अगर फजूल बात करनी है तो फोन बंद कर रही है। दूसरी तरफ अजीब सी हंसी सुनाई दी। मैं फिरोज हूँ। फरहीन ने उलझन से पेशानी मसली। कौन फिरोज? उससे सवाल किया। वही जो आपके भाई की शादी में आप पर दिल हार बैठा थे। विशाल ने फौरन गर्दन बोली। कौन है? फरहीन ने हाथ की इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। देखिए मिस्टर,
मुझे इस नाम नहाद रागतों पर यकीन नहीं है। फिरोज की आवाज़ पुरसुकून रही। मतलब अगर वाकई पसंद करते हैं तो गैर रिश्ता पे चाहिए। ऐसे कॉल्स करके मुझे मुतासिर न करें, मैं मुतासिर नहीं होती। विशाल ने हैरत सी आंखें भराई। फिरोज आहिस्ता से हंसा। इतना मुश्किल इम्तिहान? जी हाँ, अगर हिम्मत नहीं तो दोबारा फोन मत कीजिएगा। ये कहकर फरहीन ने कॉल काट दी। ये कौन था? विशाल ने फौरन आगे आकर उससे पूछा तो फरहीन ने बेनियाजी से फोन उसकी तरफ फेंका। पता नहीं, कोई सारिम टाइप ही होगा। विशाल खामोश हो गए। अगले दिन दोपहर में घर का माहौल अचानक बदला। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे थे। विशाल और फरहीन सीढ़ियां उतरते हैरान नजरों से एक से दूसरे को देखने लगी। ये क्या हो रहा है? नीचे पहुंचते ममानी ने खुशी से फरहीन को अपने पास बुलाया। बेटा मुबारक हो। फरहीन चौंकी। किस बात की? उसी लम्हे सामने बैठी एक नफीस सी खातून मुस्कुराई। हम अपनी बेटी फिरोज के लिए आपका रिश्ता मांगने आया है। फरहीन जैसे साकित रह गई। विशाल का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। कि वही फोन वाला? उसे बेसाख्ता कहा तो फरहीन ने फौरन से उसे कौहनी मारी। वजह दरवाजे के पास बैठे इंतहाई शानदार पर्सनालिटी के मालिक फिरोज पर उनकी नजरें अब गई थी। सफेद शलवार कमीज, पुरसुकून चेहरा और हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो फरहीन को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फरहीन का दिल अजीब सा धड़का। ये वाकई वही आवाज थी। वो बेख्तियार मिशाल के करीब हो गई। या अल्लाह, ये तो वाकई रिश्ता ले आया। मिशाल हंसी रोकने लगी। तुमने खुद ही चैलेंज किया था मोहतरमा इसे। उधर फिरोज के वालिद बोल रहे थे कि हमारे बेटे ने पहली बार किसी लड़की के लिए जिद की है। फरहीन ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। फिर अचानक उसे सारिम याद आया। वो धमकियां, वो जबरदस्ती, उससे बेइख्तियार झुरझुरी लियो पर सामने बैठा ये शख्स फिरोज, जिसने एक फोन के बाद सीधा घर का दरवाजा खटखटाया था। फर्क साफ महसूस हो रहा था। इस बार गुलदान मारने की जरूरत नहीं लग रही थी। विशाल मुस्कुराई थी और फरहीन बेइख्तियार हंसती, जबकि सामने बैठा फिरोज पहली बार उसे मुस्कुराता देखकर वाकई दिल हार बैठा था। चटमंगनी पटप्या वाला मामला हुआ था। शादी की पहली रात फरहीन शदीद घबराहट में बैठी थी, मगर फिरोज का रवैया हैरान कुन हद तक नरम था। वो इसके करीब बैठकर धीरे से उसके हाथ थामकर मोहब्बत भरे लफ्जों से उसके कानों में रस घोल रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फरहीन। फरहीन ने निगाहें झुका दी। फिरोज हल्का सा मुस्कुराया। बस एक चीज से हमेशा नफरत रही है मुझे। क्या? फरहीन ने धीरे से कहा। वो लड़के जो शादी से पहले रिलेशंस में रहती है। फरहीन का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। सारिम उसके जहन में उभरा। फिरोज बेखबरी में बोलता रहा, मगर फरहीन जैसे जम सकी। मेरे लिए वफादारी सबसे अहम चीज है। फरहीन के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसी रात आधी रात को उसका फोन बजा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई क्योंकि फिरोज उसे ही देख रहा था। दूसरी तरफ सारिम था। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझसे जान छूट गई? फरहीन के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन है? फिरोज ने फरहीन से पूछा तो वो बौखलाई। मिशाल भाभी है। उसे फिरोज से साफ झूठ बोला और दूसरी तरफ सारिम की आवाज खतरनाक हद तक पुरसुकून थी। अपने शौहर को सच बताओगी या मैं खुद बताऊं? फरहीन खौफ से काम गई। प्लीज मुझे फोन मत करो, उसे घबरा कर कहा तो फिरोज उस वक्त वाशरूम में था। ये तो अभी शुरुआत है फरहीन। कॉल कट गई और उस रात के बाद मुसलसल 3 दिन तक यही होता रहा। कभी धमकी मेज कॉल तो कभी मैसेजेस, कभी उन दोनों की पुरानी तस्वीरें भेजता। फरहीन खौफ में जीने लगी थी। उधर फिरोज को लगने लगा कि वो उससे दूर दूर रहती है। वो जितना करीब आने की कोशिश करता फरहीन उतना ही घबरा जाती। आखिर एक रात सारिम ने धमकी दी जिसने फरहीन को हिला कर रख दिया। अगर वापस ना आई तो सब कुछ तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा। फरहीन टूट गई। अगली सुबह वो रोती अपना सामान उठाकर सीधा जहांगीर के पास पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वो बाई से लिपट कर पूट पूट कर रो पड़ी। बाई, मुझे वहां नहीं रहना, फिरोज बहुत जुल्म करता है। जहांगीर फौरन गुस्से में आ गया, जबकि पीछे खड़ी विशाल हैरत से फरहीन को कांपता चेहरा देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात कुछ और है, मगर वो खामोश रही। तुम अब वहां नहीं जाओगी, जहांगीर ने फैसला सुना दिया। फरहीन अपने कमरे में बंद हो गई थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। मिशाल ने उसे उसकी हाल पर छोड़ दिया था। सुबह नाश्ते की मेज पर गैर मामूली खामोशी थी। मिशाल जल्दी जल्दी चाय खत्म कर रही थी, जबकि जहांगीर अखबार पढ़ रहा था। बात सुने, उसे जहांगीर को मुखातिब किया। वो मेरी यूनिक एक फेलो की वालदा इंतकाल कर गई है, मैं ताज़ियत के लिए जा रही हूँ। जहांगीर ने अखबार से नजरें उठाई। कब तक वापस आओगी? मिशाल को गुस्सा आया, मगर उसने जब्त से काम लिया। शाम तक। जहांगीर ने बस मुख्तसर सा सर हिलाया। ड्राइवर ले जाओ, उसे मशवरा दिया। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो बिना मजीद कुछ कहे उठ गई और जहांगीर की नजरें चंद लम्हे उसके वजूद का पीछा करती रही। फिर उसने दोबारा अखबार खोल लिया। शाम ढल रही थी, फिर रात होने लगी, मगर मिशाल वापस दे आई। जहांगीर अब तीसरी बार घड़ी देख रहा था। वो मानी भी परेशान था।
फोन बन जा रहा था उसका। जहांगीर का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद देर हो गई होगी, मगर ना जाने क्यों दिल मुतमईन ही नहीं हो रहा था। तभी उसका फोन बजा। जहांगीर ने फौरन कॉल उठाई। मिशाल, उसे बेचैनी से पुकारा। दूसरी तरफ चंदा में खामोशी रही और फिर फिरोज की भारी आवाज उड़ी। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। जहांगीर के चेहरे का रंग बदल गया। वो एक झटके से खड़ा हो गया। फिरोज, मेरी बीवी को छोड़ दो। फिरोज मुस्कुराया। मेरी बीवी को घर वापस भेज दो, मैं मिशाल को छोड़ दूंगा। जहांगीर की मुट्ठियां भींच गई। तुम पागल हो? जहांगीर चिल्लाया। पागल तुमने किया मुझे। फिरोज ने दो बदो जवाब दिया। फरीन वापस नहीं आएगी। जहांगीर की आवाज टूट गई। तो फिर मिशाल भी नहीं जाएगी। कॉल कट चुकी थी और कॉल करते ही कमरे में भारी खामोशी छा गई। फिरोज चंद में फोन हाथ में लिए खड़ा रहा। चेहरे पर शिकस्ता सी मुस्कुराहट थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें सामने बैठी विशाल पर उठी। विशाल की आंखों में खौफ था और एक टूटी हुई उम्मीद का गहरा साया भी। वो शायद अभी तक यही सोच रही थी कि जहांगीर आएगा, जरूर आएगा। शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिरोज ने तलखी से हकीकत आश्कार की। विशाल चौंकी। ऐसा मत कहे। फिरोज ने कर्ब से उसे देखा। मुझे माफ कर दे भाभी, मगर मैंने सोचा था कि वो आपसे मोहब्बत करता है। वो चंद में रुका, मगर मैं गलत था। ये जुमला सीधा मिशाल के दिल में उतरा। उसकी आंखें फौरन आंसू से भर गई। उसे जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि सिसकी बाहर निकले, मगर अगले लम्हे आंसू पलकों से बह निकले। उसे सब याद आने लगा। वो पहली रात जब जहांगीर ने उसके वजूद की दजियां बिखेरी थी। तुम्हारे साथ मैं कभी बेड शेयर नहीं कर सकता। फिर हर वो लम्हा जब जहांगीर ने उसे शक की नजरों से देखा था। हर तंज उसके दिल में उतरता गया। हर सर्द लहजा उसे तोड़ता गया। और आज भी उसने एक बार भी नहीं पूछा था कि मिशाल ठीक है। उसके दिल बुरी तरह से टूट गया। वो रोते हुए वहां से उठी। मुझे घर जाना है। आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे भी अपनी आवाज अजनबी लगी। फिरोज खामोशी से उसे देखता रहा। विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कदम लड़खड़ा गए। उसे दीवार का सहारा लिया और बामुश्किल खुद को संभाला। फिरोज की आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में ऐसे लोगों को तकलीफ दी है जो पहले से अंदर से टूटे हुए थे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। फिरोज ने अपना सर थाम लिया और वो रोती हुई बाहर निकल गई। और फिरोज वहीं शदीद पछतावे के साथ खड़ा रह गया। दूसरी तरफ चंद में जहांगीर फोन पर हाथ में लिए साकित खड़ा रहा, जैसे वाकई उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। पहली बार खौफ ने उसे अंदर से हिलाया था। उसके जहन में बार बार मिशाल का वही मासूम चेहरा आ रहा था। फरीन खामोशी से मुसलसल जहांगीर की बेचैनी देख रही थी। वो बार बार लोगों को कॉल कर रहा था, पुलिस से बात कर रहा था। उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ था और पहली बार फरहीन टूट गई। वो धीरे से उसके कमरे में आई। भाई। जहांगीर फौरन उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? फरहीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फिरोज के पास वापस जाना चाहती हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जहांगीर साकित रह गया। क्या मतलब? वो बारी आवाज के साथ बोला। तो फरहीन ने रोते हुए सब बता दिया। सारिम मेरा दोस्त था। मैं मोहब्बत करती थी उससे। विशाल ने रोका था मुझे, पर मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। उसने मिलने बुलाया। वो ठटक कर रुकी। जहांगीर ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं मिशाल के साथ की, उसने मुझसे बदतमीजी की, धमकियां दी। मिशाल ने बचाया मुझे। उसने मुझे हौसला दिया। उसने मुझे उसे छोड़ने को कहा। वो ना होती तो शायद मैं। फरीन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोका था। विशाल बेकसूर थी भाई। सब मेरा किया धरा था। जहांगीर जैसे पत्थर का हो गया। अब सारिम ने फिर तंग करना शुरू कर दिया और वो फिरोज को सब बताने की धमकी देता है। फिरोज में खराबी नहीं, ये सब मेरा माजी है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जहांगीर को अचानक वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब उसने मिशाल को जलील किया था। तुम जैसी लड़की, बच्चल, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। उसकी सांस भारी होने लगी थी। अगले लम्हे उसका चेहरा खतरनाक हद तक सख्त हो गया। सारिम का नंबर दो मुझे, और तुम फिरोज के घर जाने की तैयारी करो। जहांगीर का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुका था। चंद घंटों के अंदर सारिम गिरफ्तार हो चुका था। उसके फोन पर धमकी, अमीज मैसेजेस और सब सबूत सामने आ चुके थे। फरहीन कांपती हुई कारी में बैठी, जबकि जहांगीर खामोश खड़ा था। उसे अब सिर्फ एक चीज की जल्दी थी, विशाल से मिलने की। और फौरन से फरहीन को लेकर फिरोज के घर पहुंचा। दरवाजा फिरोज ने खुद खोला। उसका चेहरा बिखरा हुआ था, मगर जैसे उसने फरहीन को देखा उसकी आंखें भर आई। तुम वापस आ गई? उसने फरहीन को गले लगा लिया। तुम मुझे सब बताते, क्या मैं तुम्हारा साथ ना देता? वो शिकवा कर रहा था। मैं डर गई थी। फरहीन की हिचकियां बंद हो गई।
तुम्हें खोने का तस्वुर तक नहीं मैं कर सकता। फिरोज ने फरहीन को गले लगा लिया था। विशाल कहाँ है? जहांगीर ने बेबसी से पूछा तो फिरोज चौंका। विशाल, ड्रामा मत करो। जहांगीर चिल्लाया तो फिरोज उलझ गया। मैंने तो उसे उसी दिन छोड़ दिया था। जहांगीर साकित रह गए। क्या? जिस दिन तुमने फरहीन को बेचने से मना किया था? फिरोज की आवाज बढ़ा गई। मैं किसी को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दे जहांगीर भाई। मगर वो तो उसी वक्त जा चुकी थी। जहांगीर के हाथ से जैसे सब कुछ निकल गया। तो विशाल कहाँ गई? चिल्लाया था। पहली बार जहांगीर को अपनी असल गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर से धड़का। एक लम्हा जाया कि वो पलटा और दोबारा तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे बस मिशाल तक पहुंचना था। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार सिर्फ एक ही ख्याल जहन में आ रहा था कि मिशाल कहाँ गई, किस हाल में होगी, और क्या वाकई वो उससे इस हमेशा के लिए दूर हो गई। उसे गाड़ी तकरीबन हवा से उसकी बातें करने लगी। रास्ते भर उसे मिशाल का रोता चेहरा याद आता रहा। पहली बार उसे एहसास हो कि उसने सिर्फ मिशाल पर शक नहीं किया, उसने उसे तोड़ दिया था। घर पहुंचते ही वो तेजी से अंदर आया। ममानी फौरन उठ खड़ी हुई थी। उन्हें फरहीन ने सब बता दिया था। जहांगीर, मिशाल अपने मेके हैं, तुम्हारी फुप्पो के पोर्शन में। जहांगीर फौरन पलटा और तकरीबन दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हल्की जर्द रोशनी भी। लॉन सुनसान लग रहा था। वहां झूले के करीब मिशाल खामोश बैठी थी। आंखें सुर्खती, चेहरा बुझा हुआ था। जहांगीर के कदम सुस्त हो गए। चंद में उसे देखता रहा। दिल अजीब से दर्द से बढ़ने लगा। मिशाल ने भी आहट महसूस कर ली थी। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और मिशाल की नजरें खाली थी, बेहद टूटी। वो बिना कुछ कहे फौरन उठी और अंदर की तरफ चल दी। मिशाल। जहांगीर उसके पीछे लगा, मगर वो रुकी नहीं। वो सीधा कमरे में गई और जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया गया। जहांगीर चंद सेकंड साकित खड़ा रहा। वो तेजी से दरवाजे तक आया। मिशाल, दरवाजा खोलो। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, अलबत्ता हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। जहांगीर का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। उसने पहली बार बेबसी महसूस की। विशाल प्लीज। उसे दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। एक बात तो सुन लो मेरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिशाल चिल्लाई तो जहांगीर ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में फौरन वो तमाम लम्हे घूम गए जब मिशाल ने बात करनी चाहिए थी, और वही उसे चुप करवाता रहा था। आज हालात बदल चुके थे। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, जहांगीर ने बाहर खड़े खड़े कहा, और कमरे के अंदर फिर खामोशी छा गई। आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं था ना? मिशाल की आवाज आंसू से भरी हुई थी। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। जहांगीर ने फौरन दरवाजे पर हाथ रखा। मिशाल, मेरी बात तो सुनो प्लीज, दरवाजा खोल दो। क्यों सुनूं? वो चिल्लाई थी। अब उसकी आवाज कदरे बुलंद थी। मैं क्यों सुनूं आपकी बात? हाँ, ताकि आप दोबारा मुझे तुम जैसी लड़की कह सके। जहांगीर का सर शर्म और दुख से झुक गया। मैं शर्मिंदा हूँ। वो शिकरत खोरदा सा बोला तो मिशाल की तंजिया आवाज उपड़ी। मगर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। जहांगीर की सांस बारी हो गई। मुझे पता है। मिशाल ने उसकी बात काटी। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। मिशाल अब टूट कर बिखरने लगी थी। आपने कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। जहांगीर खामोश हो गया, क्योंकि ये सच था। मिशाल लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त कह रही थी। वो हमेशा अपने गुमानों पर यकीन करता रहा, मिशाल पर नहीं। वापस चलो मेरे साथ। चंदमों बाद वो बोला तो अंदर फौरन से तलखी से हंस पड़ी। वहां आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वो बड़क उठी तो जहांगीर ने बेख्तियार पेशानी दरवाजे से टिका दी। पहली बार उसकी आवाज में गुरूर नहीं था, सिर्फ पछतावा था। सब कुछ खाक हो गया था। वो हार गया था। मैं डर गया था मिशाल। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, उसे बगैर सोचे तुम्हें कसूरवार मान लिया। उसकी आवाज भरा गई। लेकिन आज पहली बार एहसास हुआ कि कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा था। मिशाल दरवाजे की दूसरी तरफ खामोश खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आप जानते, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जहांगीर फौरन चौंका। कब? जब फिरोज ने कहा कि आपको मेरी परवाह थी। जहांगीर की मुट्ठियां भींच गई। उसने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। ऐसा मत कहो। वो सख्त रंजीदा हुआ। क्यों ना कहूं? वो रोते हुए चिल्लाने लगी। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। आपने मेरी हिफाजत की बात की थी ना। आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जहांगीर, मुझे अंदर से हिल गया था। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसने गुस्से में सिर्फ फरहीन के बारे में सोचा था। शाल के खौफ, उसके दर्द की हालत के बारे में नहीं सोचा था। उसने दुख और अजियत से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। वो दरवाजे के करीब मजीद झुक गया। मैं हर गलती का मदावा करूंगा,
विशाल ने फौरन नफी में सर हिलाया। टूटा हुआ एतबार वापस नहीं आता जहांगीर। उसके दिल में जैसे कुछ चुभ गया। पहली बार विशाल ने उसे नाम लेकर पुकारा था और इस एक लम्हे में उसे शिद्दत से एहसास हुआ वो वाकई उसे खोने के करीब पहुंच चुका है। रात काफी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोश था, मगर विशाल के कमरे के बाहर मुसलसल दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। विशाल, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज पहले की तरह सख्त नहीं थी। वो हार मानने लगा था। विशाल ने घुटनों में चेहरा छुपा रखा था। आंखें मुसलसल रो रो कर सूज चुकी थी। चले जाएं, उसने बामुश्किल कहा। और बाहर चंद लम्हे भर खामोशी रही और फिर एक बार फिर जहांगीर की धीमी आवाज उठी। बात कर लिया तुमसे। विशाल तंजिया हंसी हंसने लगी। अब क्या फायदा, अब तो सब खत्म हो गया ना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहांगीर ने दरवाजे पर हाथ रखा। विशाल प्लीज। मगर विशाल का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। वो उठकर दरवाजे के करीब गई, मगर खोला नहीं, बस दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। दरवाजे के उस पार जहांगीर भी खामोश खड़ा था। दोनों के दरमियान सिर्फ लकड़ी का एक दरवाजा था, लेकिन बेशुमार गलतफहमियां थी। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। विशाल की भारी आवाज उठी। विशाल की आंखें बंद हो गई। उसका दिल और भरा है। चाहे यहाँ से। उसने कोई 10वीं बार ये कहा था, नहीं जाऊंगा। इस बार उसका लहजा जिद्दी था। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं यही खड़ा रहूंगा। तो खड़े रहे। जहांगीर वाकई में खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया। रात गहरी होने लगी। मिशाल वहीं फर्श पर बैठी रोती रही और बाहर जहांगीर वाकई वहीं खड़ा रहा। काफी देर बाद मिशाल आहिस्ता से उठी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे बेख्तियार कमरे की तरफ देखा, पर्दा हटाया और उसे अगली लम्हे उसका दिल धक से रह गया। जहांगीर अब भी वहीं खड़ा था। रात की ठंडी हवा में उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। शायद वो काफी देर से वहीं था। उसी लम्हे जहांगीर ने भी सर उठाया और दोनों की नजरें मिली। चंद में कुछ ना वो बोल सका और फिर जहांगीर आहिस्ता से उसके करीब आके बढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार बेहद बेयकीनी और नदामत थी। उसके लहजे में एक अजीब सी इल्तिजा थी। विशाल प्लीज। उसके लब हिले, मगर विशाल के दिल में जमा हुआ दर्द फिर निडर हो गया। उसे एक बार फिर आंखों उसकी भर आई थी। उसे जोर से अपनी अपनी खिड़की बंद कर दी और बाहर खड़ा जहांगीर छंद में साकित रह गया। उसे लगा वो विशाल के को कभी नहीं पा सकेगा। अगले दिन फरहीन विशाल के पास मौजूद थी। चंद में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्यों नहीं है तुम यहाँ? फरहीन धीरे से उसकी तरफ बढ़े। विशाल मेरी बात सुनो। विशाल फौरन एक कदम पीछे हट गए। नहीं हरगिज नहीं, मेरी करीब मत आना। फरहीन की आंखों से आंसू फौरन से जारी हो गए। प्लीज मेरी बात सुनो। फरहीन ने एक झटके से उसे देखा। क्या सुनो? हाँ? विशाल की आवाज बुलंद हुई। ये कि तुम मासूम हो, ये कि सब गलती से हुआ। फरहीन साकित रह गई। विशाल की सांस फूल गई। तुमने भी मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया फरहीन। तुम्हारी वजह से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां नहीं देख सकी। उसका हर लफ्ज दर्द में डूबा था। मैं हर बार तुम्हारे लिए खड़ी रही, हर बार। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे फौरन से अपने आंसू को साफ किया। और तुमने अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काया? नहीं विशाल, हाँ यही सच है। वो चीख पड़ी। तुम ही असल मुजरिम हो। तुमने सारिम को मेरा बॉयफ्रेंड बताया। विशाल फट पड़े। मैं डर गई थी। विशाल ने तलख हंसी हंसते उसे देखा और मैं बर्बाद हो गई। कमरे में सुनाटा छा गया। विशाल ने आंसू साफ किए। तुम्हें अंदाजा भी है जहांगीर ने मुझे किन नजरों से देखा है? उसकी आवाज टूट गई। वो इंसान जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी, वो मुझे बदचलन कहता था। पहली बार उसने ये एतराफ बुलंद आवाज में किया था और यही एतराफ उसे मजीद तोड़ गया। उसे लगा मैं किरदार से गिरी हुई लड़की हूँ। फरहीन रोते हुए उसके करीब आई। विशाल प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे अपने हाथ जोड़े और हिचकियों से रोते हुए विशाल का हाथ पकड़ना चाहा, मगर विशाल ने फौरन से उसे झटक दिया। मत छुओ मुझे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी जिंदगी की तबाही की जिम्मेदार हो। फरहीन पीछे हट गई। उसी लम्हे फरहीन का मोबाइल बज उठा। उसे बेदिली से कॉल उठाई, मगर अगले लम्हे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? विशाल चौंक गई। क्या हुआ? फरहीन के हाथ कांपने लगे। भाई को अटैक हुआ है। विशाल का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। जहांगीर? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। अस्पताल में है। अगले लम्हे विशाल दरवाजे की तरफ भागी। ओसी अस्पताल में पहुंच गई, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें अजीब खौफ पैदा कर रही थी। विशाल तकरीबन दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। दिल मुसलसल एक ही दुआ मांग रहा था कि वो ठीक हो। कॉरिडोर के आखिर में डॉक्टर खड़े थे। फरहीन रोते हुए उनसे बात कर रही थी। वो कैसे हैं? विशाल की आवाज कांप गई। शायद शदीद ज़हनी दबाव की वजह से हालत खराब हुई थी। उन्हें मेजर अटैक आया है।
अभी होश आया मगर बहुत कमजोरी है उन्हें। विशाल की आंखें फौरन भर आई। मैं उनसे मिल सकती हूँ क्या?" डॉक्टर ने सर हिलाया, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए। विशाल के कदम जैसे सुन हो गए। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और अगले लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहांगीर बेड पर लेटा था। हाथों में ड्रिप्स लगी थी। चेहरा जर्द और कमजोर लग रहा था। मगर सबसे ज्यादा तकलीफदा चीज ये थी कि वो बार बार बेहोशी में एक ही नाम ले रहा था, विशाल। विशाल के होंठ लर्स गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। तभी जहांगीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धुंधली नजरों से उसे देखा। चंद लम्हे जैसे वो यकीन ही न कर सका। "तुम आ गई?" उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। "मुझे यकीन था तुम आओगी।" बस इतना सुनना था कि मिसाल टूट गई और फौरन झुककर उसके गले लग गई। "आप पागल हैं? आपको कुछ हो जाता तो?" जहांगीर ने पूरी शिद्दत से उसे अपने हिसार में ले लिया। विशाल उसके सीने से लगी बस रोए जा रही थी। "बस मेरी जान, खामोश हो जाओ। मैं अब ठीक हूँ।" जहांगीर ने खामोशी से उसके बाल सहलाते हुए कहा। "मैं तुमसे नफरत नहीं करता मिशाल।" उसकी आवाज टूट गई। "मैं डरता था बस।" विशाल खामोशी से उसे देखती रही। "सारे वाले दिन के बाद लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो।" उसने आंखें बंद कर ली। "मगर तुम तो हर बार सबके लिए लड़ती रही।" मिशाल के आंसू फिर बह निकले। "आपने कभी मुझसे यकीन ही नहीं किया मुझ पर।" जहांगीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। "सब करता, शायद खुद से भी ज्यादा।" उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। "एक मौका दे दो, सिर्फ एक।" विशाल मुस्कुराई। "मौका दिया है तो ही आई हूं ना आपके पास। वैसे तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो।" विशाल बेख्तियार हंस पड़े। आंसू के दरमियान वो हंसी तो जहांगीर के दिल को खूबसूरत लगी थी। "और अब अस्पताल के बेड पर ये एटीट्यूड नहीं भूले ना?" जहांगीर ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते उसे देखा। उससे आहिस्ता से उसे दोबारा अपने करीब कर लिया। "अब कहीं मचा रहा।" विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने पर सर रख दिया। "अब आप छोड़ेंगे तब भी नहीं जाओगे।" और अब पहली बार उन दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही थी। 4 साल बाद समंदर के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था और बच्चे शोर मचा रहे थे और रेत पर खेल रहे थे। मिशाल हाथ बंधे खड़ी अपने 4 साला बेटे आहद को घूर रही थी, जो पानी में बार बार छलांगे लगा रहा था। "आहद, बाहर निकलो वरना बीमार हो जाओगे।" आहद ने जुबान निकाली। "बाबा ने कहा है खेलने दो।" मिशाल फौरन पलटी। जहांगीर आराम से चाय का कप लिए हाथ में लिए बैठा था, जबकि उसकी नन्ही बेटी इजल उसकी गोद में बैठी चिप्स खा रही थी। "आपने कहा था?" जहांगीर ने संजीदगी से उसे देखा। "बच्चों को बचपन एंजॉय करने दो विशाल।" "हाँ, और माई हार्ट अटैक लेती रहे।" फरहीन की हंसी निकल रही थी। वो फिरोज के साथ करीब बैठी हुई थी, जबकि उनकी बेटी रेत रेत का घर बना रही थी। वैसे अहद बिल्कुल जहांगीर बाई पर गया है, जिद्दी और शरारती। फरहीन ने कहा तो जहांगीर ने नफी में सल लाया। "बिल्कुल कॉपी पेस्ट अपने बाप की।" विशाल ने तारीफ की तो जहांगीर ने अब की बार उसे घूरा। "मैं शरारती नहीं था।" विशाल तंजिया हंसी। "जी हाँ, आप तो बचपन में भी ऑफिस फाइल लेकर पैदा होंगे।" फरहीन और फिरोज जोर से हंस पड़े। तभी आहद भागता हुआ आया और सीधा जहांगीर से लपट गया। "बाबा, मामा बहुत डांटती है।" जहांगीर ने फौरन बेटे को अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफदारी की। "मेरे बेटे को कोई नहीं डांटेगा।" जहांगीर ने वार्निंग दी। "अच्छा, अब संभाले भी इसे।" इजल फौरन विशाल के पास आकर लिपट गई। "मैं मामा की हूँ।" जहांगीर ने अफसोस से सर हिलाया। "लो जी, धोखा हो गया मेरे साथ।" सब दोबारा से हंस पड़े। कुछ लम्हे बाद मिशाल खामोशी से समंदर की तरफ देखने लगी। जहांगीर ने आहिस्ता से उसके करीब बैठते उसे गौर से देखा। "क्या सोच रही हो?" मिशाल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। "यही सोच रही हूँ कि अब जिंदगी आसान और प्यारी लगने लगी है, आपकी मोहब्बत की बदौलत।" जहांगीर ने धीमी सांस ली। "सच में अगर तुम ना मिलती ना तो शायद मैं कभी मोहब्बत समझ ही ना पाता।" विशाल चंद में खामोश रही, फिर धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया। सामने बच्चे शोर मचा रहे थे। पीछे समंदर की लहरें थी। उन दोनों के दरमियान आखिरकार सुकून था। एक ऐसा सुकून जिसने उनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जज्बातियत से भरपूर कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही मज़ीद कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।